सुबह का समय था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से गांव में अभी सभी के घर बंद थे, क्योंकि सर्दी होने की वजह से सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे। हरिया भी अपने घर पर लेटा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी रमा चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी और उसने अपने पति से कहा, अजी, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, आप काम पर नहीं गए। गांव में जाइए, शायद आपको काम मिल जाए। हाँ, क्या कड़ाके की ठंड है भाई। इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाऊं काम ढूंढने। ठंड की वजह से अभी काम बहुत हल्का चल रहा है। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्दियां आते ही हमारे खराब दिन शुरू हो जाते हैं। हो। अरे भाई, हमारे क्या, गांव वालों के भी खराब दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कोई काम नहीं होता है। हाँ, और ऊपर से ये कड़ाके की सर्दी मार ही डाल रही है। ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही रजाई गद्दे। अब देखो, मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं। गरीब होने की वजह से हम लोग रजाई गद्दे भी नहीं ले पाते, क्योंकि ये सब बहुत महंगे आते हैं। अजी, पर हमें इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार की सर्दी देखकर लग रहा है हमारा गुजारा इनमें नहीं होने वाला। ये सुनकर हरिया काफी परेशान हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी आग जलाकर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। गजब ठंड है भैया, गजब। इस बार की कड़ाके की ठंड तो ऐसा लगता है कि हमें बर्बाद करके ही रहेगी। हाँ, सही कह रहे हो भाई। अरे, खेतों में फसल नहीं हो रही, काम धंधा सब चौपट हो गया है। इसी के साथ ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे, और लकड़ी लगाओ भाई। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा कि और कितनी ठंड पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बढ़ी फिर तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अरे, हड्डियों में ठंड लग रही अब तो। हाँ, मैंने तो पहले ही जंगल से लकड़ियां काट कर रख ली थी, इसीलिए अभी आराम से ताप रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कर लिया। मैंने तो सोचा इस बार सर्दी ज्यादा दिन नहीं पड़ेगी, इसीलिए चूक गया। और देखो, अब मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो कोहरा भी ऐसा है कि क्या कहूँ। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से जानवर और पंछी भी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। वहीं हरिया अभी भी चारपाई पर लेटा हुआ था। 10 बज चुके थे, पर हरिया का रजाई में से निकलने का मन ही नहीं था। हाय 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 हाय, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ी ठंड है, बोलते नहीं बन रहा। गजब कड़ाके की ठंड है। अजी, खाना खा लीजिए। अगर इस तरह पड़े रहेंगे तो ठंड और लगती रहेगी। अच्छा, ये बताओ, क्या बनाया है इस ठंड में? मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। क्या करूं, ठंड बड़ी तेज है। हो। अजी, मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं, खा लीजिए। आलू के पराठे। अगर ठंड में आलू के पराठे मिल जाएं, मजा ही आ जाएगा। एक बढ़िया हरी मिर्ची दे दो, पूरे शरीर को तंतना देगी। लाओ 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 लाओ, एकदम तीखी वाली देना। तभी वहां पर उनकी बेटी पिंकी आई और बोली, पिताजी, मुझे नया स्वेटर चाहिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब इसमें मेरी ठंड नहीं रुक रही। अरे बिटिया, तुम्हें तो पता ही है हमारे हालात कितने बेकार हैं बेटा।
तो क्या हमें इसी तरह ठंड में रहना पड़ेगा पिताजी? अच्छा ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए स्वेटर जरूर ले आऊंगा। इसके बाद हरिया ने खाना खाया और फिर रमा से कहा, तो भाग्यवान, मैं काम की तलाश करता हूं, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि इस तरह घर पर रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। जब शरीर चलेगा तो थोड़ा गर्मी भी आएगी, ठीक है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और काम से आते समय लकड़ियां भी ले आना, क्योंकि लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे, मैं तो बहुत सारी लकड़ी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? अजी, खाना बनता है और सर्दी दूर करने के लिए लकड़ियां जला भी लेते हैं, तो इतनी जल्दी ही खत्म होगी ना? चलो ठीक है, मैं जंगल से लकड़ी ले आऊंगा, ठीक है। इसके बाद वो वहां से चला गया। गांव आने के बाद हरिया ने देखा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी अपने घर में बैठे हुए थे, जिसे देखकर उसने कहा, ओह, बाप रे बाप, लगता है कि सभी लोग ठंड की वजह से अपने घर में छिपे बैठे हैं। एक अकेला मैं ही हूं जो काम की तलाश में आया हूं। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई दिए और वो उन्हीं के पास चला गया। जब उन्होंने हरिया को देखा तो कहा, अरे ओ भाई हरिया, कहाँ इतने कड़ाके की ठंड में कहाँ चल दिए भाई? कहाँ जाऊंगा भैया, काम की तलाश में निकला हूं, और कहाँ। अरे आओ 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 आओ, आग ताप लो। और वैसे भी इतनी कड़ाके की ठंड में तुम्हें कहाँ काम मिलेगा? हम खुद 15 दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं आग तापते हुए। क्या क्या बात कर रहे हो भैया, गांव में काम वाम नहीं है क्या? इस बार क्या फसलें नहीं हो रही क्या, खेती वेती नहीं हो रही? अरे भैया, ठंड ही इतनी तेज पड़ रही है कि कौन अपने खेत में फसलें लगाए, क्योंकि फसलें करने के बाद उनकी देखभाल, पानी लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस कड़ाके की ठंड में पानी में हाथ पैर कौन डालेगा? ऐसा लगता है कि आग में घुस जाएं। और पानी में घुसने की बात करते हो भैया? हाँ भाई, ये तो तुमने सही कहा, इस बार सर्दी बहुत जोर की है। वैसे सेठ के यहाँ कोई काम होगा क्या? अरे भाई, हम तो सेठ के यहाँ गए ही नहीं हरिया, क्योंकि क्या ही फायदा, अगर वहां भी काम नहीं हुआ तो मन उदास करके लौटना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आराम से घर में रजाई ओढ़कर बैठो और आग तापो। अब तो बस, और तो कोई उपाय नहीं है। अरे भैया, पर घर पर रहने से गुजारा नहीं होने वाला ना। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मेरी स्थिति क्या है। हाँ भैया, पर क्या ही कर सकते हैं। तुम देख नहीं रहे मौसम कितना खराब है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, आगे का रास्ता दिखता नहीं, जाओगे कहां? हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। इसके बाद हरिया वहां से चला गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसने अपने आप से कहा, हाँ, ऐसा करता हूँ, जंगल चला जाता हूँ, वहां से लकड़ी काट लूंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। वैसे भी मुझे जंगल लकड़ी काटने जाना ही है, कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। ये कहकर वो जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वो लकड़ी काटने लगा, पर जंगल में भी काफी ज्यादा सर्दी थी, जिस वजह से उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। कैसे उठाऊं कुल्हाड़ी, मेरा तो हाथ नहीं चल रहा, लकड़ी तो बिल्कुल नहीं कट रही, हाथ के हड्डियों में ठंड लग रही है, ये हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, क्या करूं? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली।
पर उसने जैसे तैसे लकड़ियों को काटा और फिर उसे बाजार में बेचा। बाजार में लकड़ी अच्छे दाम पर बिक गई और वो उससे राशन लेकर घर आया। समय तेजी से गुजर रहा था। सर्दियां बढ़ती जा रही थीं, जिस वजह से अब उन्हें काफी सारी परेशानियां होने लगीं। अजी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही खाने के लिए अच्छा खाना। इस तरह हम लोग सर्दियां कैसे गुजारेंगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। वैसे भी गांव में कहीं काम तो है नहीं। सेठ के यहाँ चले जाते, वहाँ काम मिल जाता। अरे सेठ के यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है रमा। हो, गांव वालों से मैंने बात की है, कोई काम धाम नहीं है सेठ के पास। ये सुनकर रमा भी काफी ज्यादा परेशान हुई। अब तो दिन में भी सूरज नहीं निकला करता। ऐसा लगता था जैसे दिन और रात बराबर हो गए हों। और अचानक से पिंकी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसे देखकर रमा काफी परेशान हुई और उसने हरिया से कहा, अजी, अब हम लोग क्या करेंगे? पिंकी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। पर हमारे पास तो दवाई के लिए पैसे ही नहीं है। मैं सेठ से पैसे उधार लेकर आऊंगा, पर अपनी पिंकी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, मैं आता हूं। ये कहकर हरिया कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकला। उसके तन पर सिर्फ एक फटी हुई कमीज थी। वो ठंड में कांपता हुआ सेठ के घर आया। सेठ ने जब हरिया को इस हालत में देखा तो कहा, हैं हरिया, अरे भैया, मरना है क्या जो इस कड़ाके की ठंड में मेरे घर चले आए? क्या हो गया? सेठ जी, मरना नहीं है, बल्कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। हैं, क्या हो गया तुम्हारी बेटी को? क्या बात है? सेठ जी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लगता है कि उसको ठंड लग गई है, इसी वजह से बेचारी बीमार है। अरे तो मेरे पास क्यों आए हो? मैं कौन सी जड़ी बूटी दूंगा? जाओ भैया, वैद्य के पास जाओ। हाँ, बस इसीलिए तो आया हूं। सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाऊं। अरे हरिया, तुझको तो पता ही है, अरे भैया, सर्दी का मौसम है और काम धंधा चल नहीं रहा। मैं तुम्हें पैसे वैसे कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ, सेठ जी ऐसा मत कहिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी बेटी मर जाएगी। ऐसा मत कहिए सेठ जी, आप बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास, समझिए। ये तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पता नहीं है कितनी सर्दी चल रही है, काम धंधा सब बंद पड़ा हुआ है और तुमको उधार में पैसे दे दूं? हाँ, मुझे पता है, पर मुझ पर रहम कीजिए सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बताइए तो मैं पैर भी पड़ लेता हूँ। मेरी बिटिया का सवाल है सेठ जी, कुछ तो अरे अरे नहीं नहीं, दूर दूर रहो, पैर वैर पड़ने की जरूरत नहीं है, दूर दूर दूर। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर भैया इसके बदले में तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। सोच लो अच्छे से। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अगर मैं घर गिरवी रख दूंगा तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए हैं तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, और मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं हरिया, अच्छे से सोच विचार कर ले। तुम्हें अपनी बेटी बचानी है या फिर अपना घर बचाना है? सोच लो, सोच लो। सेठ की बात सुनकर हरिया काफी दुखी हुआ। उसे पता था
इस समय उसे पैसों की बहुत जरूरत है और उसने कहा, हाँ ठीक है, ठीक है सेठ जी, आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए, पर मुझे पैसे दे दीजिए वरना मेरी बेटी मर जाएगी। दे दीजिए सेठ जी। इसके बाद सेठ ने हरिया को पैसे दिए और वो दवाई लेकर घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी को नया स्वेटर और दवाई दी, जिसे देखकर रमा ने कहा, अजी, सेठ ने आपको पैसे दे दिए? हाँ हाँ रमा, दे तो दिए हैं। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? अरे पैसों के बदले उन्होंने हमारा घर गिरवी रख लिया है। अगर मैंने उसके पैसे 1 महीने के अंदर नहीं दिए ना, तो हमारा घर वो ले लेगा, कब्जा कर लेगा यहाँ पर। ये आप क्या कह रहे हैं? तो आपने अपना घर गिरवी क्यों रखा? आपको पता है ना सेठ कितना लालची और मतलबी है। अरे तो मैं क्या करता? क्या अपनी बेटी को मर जाने देता? हम गरीबों के नसीब में यही होता है। भगवान हमेशा हमारी परीक्षा ही लेते रहते हैं। पहले बेटी का देखो, फिर बाद में देखेंगे घर का। ये सुनकर रमा भी काफी दुखी हुई, पर उसे खुशी थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी और समय के साथ पिंकी सही भी हो गई। पर अब समस्या थी, पैसों का इंतजाम कहाँ से हो? अजी, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, क्योंकि सर्दी तो कुछ करने ही नहीं दे रही। लगता है इस बार की सर्दियां हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी भाग्यवान, क्योंकि गांव में कहीं काम ही नहीं मिल रहा और काम न मिलने की वजह से मैं पैसे कहां से इकट्ठा करके लाऊं, कैसे चुकाऊं कर्ज। अजी, मेरे पास भी कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर पाती। काश मुझे कुछ ऐसा आता जिससे मैं आपकी मदद कर सकती। अरे तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो रमा? ये दोष सारा तो मेरा है। मैं एक पति होकर, इस घर का जिम्मेदार होकर तुम लोगों को 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दे सकता। क्या करूं? धीरे धीरे समय गुजर रहा था और 1 महीना कब निकला पता ही नहीं चला। और एक दिन सेठ हरिया के घर आया और बोला, हरिया, ओ हरिया, अरे आओ भैया, जरा बाहर तो आओ। ओ हरिया। सेठ की आवाज सुनकर हरिया समझ गया सेठ पैसे लेने आया है और वो बाहर निकल कर आया और बोला, राम राम सेठ जी, राम राम। बताइए सेठ जी, क्या बात है? एक ही तो बात है भैया, पैसा। समय के बाद पैसा चाहिए। 1 महीना हो गया भैया, पैसा का इंतजाम हुआ या अभी नहीं हुआ? अभी तो नहीं हो पाया। आप देख नहीं रहे कितनी तेज सर्दी पड़ रही है। गांव में कहीं काम ही नहीं मिल रहा सेठ जी, कहां से करूं? अरे भैया, तो काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुमसे कहा था ना, 1 महीने के बाद मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। बस इसी शर्त पर तुमने पैसे लिए थे। हाँ मुझे पता है सेठ जी, पर आप कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए ना। जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दे सकता। आखिर भैया, मुझे भी तो अपना देखना है ना। अरे तुम्हें तो पता ही है, मैं भी इस समय काफी परेशानी से ही गुजर रहा हूं। एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपना घर खाली करो अब। हाँ। नहीं 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 सेठ जी, अगर मैं अपना घर खाली कर दूंगा तो इस कड़ाके की ठंड में बीवी बच्चों के साथ कहां जाऊंगा? अभी ठंड से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं तो इसी घर की वजह से। रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत करिए।
नहीं 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 नहीं, मैंने कह दिया ना, पहले ही कहा था, मुझे कोई ड्रामा नौटंकी नहीं चाहिए। इसीलिए भैया चुपचाप अपना घर खाली करो, अपना नया रास्ता देखो। हाँ, जो बात है सो बात है। तभी वहां पर रमा आई और बोली, सेठ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। आप तो कितने बड़े आदमी हैं, हम गरीबों की सुन लीजिए ना। अरे वैसे तो मैं घर की औरतों से बात नहीं करता, लेकिन ठीक है, देख रमा, तुम्हारे पति से मैंने पहले ही कहा था, और तुम्हें तो पता ही है, एक बार जो मैं कह देता हूँ उस पर अटल रहता हूँ। इसीलिए अपना घर खाली करो और चुपचाप यहाँ से जितना सामान तुम्हें लेना है ले लो, मैं मना नहीं करूंगा। और लेकिन घर खाली करो अभी। ये सुनकर रमा और हरिया काफी दुखी हुए और फिर उन्होंने अपनी छोटी मोटी जरूरत का सामान और कपड़े लिए और वहां से चले गए, जिसे देखकर सेठ काफी खुश हुआ। आखिरकार मुझे इतना बड़ा घर मिल ही गया। चलो अब इसे बेचकर मेरे सारे पैसे निकल आएंगे। वहीं कड़ाके की सर्दी में वो लोग गांव में इधर उधर भटकने लगे। सिर्फ पिंकी के पास अच्छा स्वेटर था, पर सर्दी ज्यादा होने की वजह से उसे भी ठंड लगने लगी और उसने रमा से कहा, माँ, मुझे ठंड लग रही है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही लेंगे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी चंदन से मदद मांग कर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना। इसके बाद हरिया ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद चंदन के घर पहुंचा। चंदन के घर आने के बाद उसने तेज तेज दरवाजा खटखटाना शुरू किया। चंदन ने दरवाजा खोला और हरिया को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। अरे हरिया भैया, तुम लोग यहाँ, क्या हो गया? थोड़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ चंदन, थोड़ी मदद कर दे, हमें सेठ ने हमारे घर से निकाल दिया। तुम्हें तो पता ही है कि कितने कड़ाके की ठंड है। मेरी बच्ची छोटी है, अभी अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है, थोड़ा मदद कर दे चंदन। देखो भैया, माफ करना, क्या है कि हमारे घर पर भी इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें अपने घर पर रख पाए। मौसम तो सर्दियों का है भैया, गर्मी होती तो एक बार सोचते भी। हाँ, ऐसा क्यों कहते हो चंदन? अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? देखो भैया, माफ करो, हम भी तुम्हारी तरह गरीब ही हैं। तुम किसी और से मदद मांग लो, गांव में कितने सारे तो लोग हैं। ये सुनकर हरिया काफी दुखी हुआ। फिर वो रमेश के यहाँ मदद मांगने गया, पर रमेश ने भी मदद नहीं की, जिससे वो काफी ज्यादा निराश हुआ। हे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं इस कड़ाके की ठंड में, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं शाम होने को आई और ठंड और ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से पिंकी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई और उसने रमा से कहा, माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पिता आने ही वाले होंगे। तभी वहां पर हरिया आया। उसने जब रमा को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ रमा? इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? पिंकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, देखिए ना, इसे कितना तेज बुखार है। क्या?
बुखार है। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और हरिया ने पिंकी को गोद में उठा लिया और रमा से कहा, चल बेटा, चल। हाँ, चल बेटा, हम लोग जंगल चलते हैं। चल बेटा। पर जंगल में क्या करेंगे? वहां पर तो और ज्यादा सर्दी होगी। मुझे पता है रमा, वहां पेड़ पौधे हैं, पर हम पेड़ पौधों को काट कर अपना जीवन तो गुजार ही लेंगे ना। चलो 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 चलो। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ चले गए। जंगल में आने के बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हरिया ने रमा से कहा, बेटा पिंकी और रमा, तुम यहीं रहो, मैं अभी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूं। इसके बाद हरिया ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और फिर आग को जलाकर वो सभी आग तापने लगे। पर पिंकी का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ, जिसे देखकर रमा काफी दुखी थी। हमारी बेटी का बुखार कम ही नहीं हो रहा है, आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं रमा, क्या करूं? अब मैं किससे मदद मांगूं? सेठ से मदद मांगी थी तो उसने हमारा घर छीन लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। हे भगवान, आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हमारी मदद कीजिए ना, हम पर रहम खाइए। तभी वहां पर एक साधु आया। साधु ने जब उन्हें इतना परेशान देखा तो कहा, हरिओम हरिओम हरिओम। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और इतने कड़ाके की ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु को देखकर हरिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साधु महाराज, साधु महाराज, हम गरीब लोग हैं। सेठ ने हमसे हमारा घर छीन लिया और हम लोग इधर उधर घर की तलाश में भटक रहे हैं, पर किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। तभी साधु की नजर पिंकी पर गई और उन्होंने कहा, लगता है कि बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ साधु महाराज, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, मदद कीजिए वरना मेरी बेटी मर जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। आओ आओ, आ जाओ। इसके बाद साधु उन्हें अपने आश्रम में ले आए। आश्रम आने के बाद साधु ने आग जलाई और फिर उन्होंने कुछ औषधियों को पीसकर रमा को दिया और कहा, लो बेटा हरिया, अपनी बेटी को इसे पिला दो, तुम्हारी बेटी का बुखार ठीक हो जाएगा, पिला दो इसको। ये सुनकर रमा ने उस औषधि को पिंकी को पिला दिया, जिससे पिंकी को आराम मिला। ये देखकर हरिया काफी खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आज आपने हमारी मदद ना की होती तो हम लोग अपनी बेटी को तो बचा भी नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, ऐसा क्यों कहते हो? जब भगवान सभी द्वार बंद कर देता है तो एक द्वार को खोल देता है। तुम आराम से यहाँ पर रहो जब तक ठंड व्यतीत नहीं हो जाती, ठीक है? आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और वो अपने परिवार के साथ आश्रम में रहने लगा। हरिया जंगल से लकड़ी काटता और अपने परिवार का गुजारा करता। धीरे धीरे समय के साथ पिंकी की भी तबीयत ठीक हो गई और एक दिन जब वो लोग उठे तो हल्की धूप निकली थी, जिसे देखकर रमा ने कहा, सुनिए जी, लगता है आज का मौसम अच्छा है।
हाँ हाँ हाँ, अब सर्दियां कम हो गई हैं। रमा, हम लोगों को जितने दुख उठाने थे उठा लिए, बस। तभी साधु ने हरिया से कहा, अब तुम लोग चाहो तो अपने घर जा सकते हो, आराम से जाओ। पर साधु महाराज, हमारा तो घर ही नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने परिवार के लिए घर बना लो, कोई समस्या नहीं। पर साधु महाराज, घर बनाने के लिए तो धन भी होना चाहिए ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। सुनो, यहां से कुछ दूरी पर एक राज्य है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा जिससे तुम धन अर्जित कर लेना। पर फिर मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा? ओहो, तब तक ये लोग मेरे आश्रम में ही रहेंगे। क्यों बेटा, तुम्हें विश्वास तो है ना मुझ पर? हाँ 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 साधु महाराज, हमें यहाँ पर पूरा विश्वास है। हाँ। इसके बाद हरिया कमाने के लिए वहां से चला गया। दिन बीतते गए और सर्दियां काफी कम हो गईं, जिसे देखकर पिंकी ने कहा, माँ, अब हम लोग अपने घर कब जाएंगे? जब पिताजी लौट आएंगे तब वो अब हम लोगों के लिए नया घर बनाएंगे। पर माँ, हमारे पुराने घर का क्या होगा? क्या हम लोग अब उस घर में नहीं रहेंगे? नहीं नहीं बेटी, उस घर को सेठ ने छीन लिया है, अब हम लोग उस घर में नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरिया राज्य में आ पहुंचा और वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे काम नहीं मिला। हाँ, साधु महाराज ने तो कहा था कि मुझे यहाँ काम मिल जाएगा। अरे पर मुझे तो यहाँ कहीं काम ही नहीं मिल रहा, क्या करूं? हाँ। तभी वो राज्य के मुखिया के पास गया। मुखिया काफी बीमार था, क्योंकि सर्दी की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। हरिया को देखकर मुखिया ने कहा, क्यों भाई, तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते, कहाँ के हो भैया? मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ, क्या आपके यहाँ कोई काम होगा क्या? काम? हाँ, देखो मेरे खेतों में काम तो है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिससे मैं अपने खेतों की देखभाल कर सकूं। अगर तुम मेरे खेतों की देखभाल करके उसमें बीज बो दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, बोलो करोगे? ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने मुखिया के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही उसने खेतों में बीज बोकर खेतों को तैयार कर दिया। वहीं मुखिया की भी तबीयत सही हुई और वो खेतों को देखने आया। जब उसने देखा हरिया ने खेतों को तैयार कर दिया तो वो काफी खुश हुआ। हाँ, अरे वाह वाह वाह, तुमने तो मेरे खेतों में बीज बोकर तैयार कर दिया। वाह, तुम तो बड़े मेहनती हो भाई। मैंने गांव में कई लोगों से कहा पर कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। शाबाश शाबाश। शायद यहाँ के लोगों को काम की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए, पर मुझे तो काम की जरूरत थी मुखिया जी, इसीलिए मैंने खूब मेहनत की। हाँ, मेहनत की वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बड़े दुखी हो। क्या बात है, बताओ। इसके बाद हरिया ने मुखिया को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया ने कहा, अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, तुम उसे ले लो। वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम अपना उस पर घर बना लेना, ठीक है? अरे मुखिया जी, पर मैं मुफ्त में नहीं ले सकता। अरे भाई, फ्री में तुम्हें दे कौन रहा है, तुम मेरे यहाँ काम करते रहना। वैसे भी मुझे एक अच्छे नौजवान की आवश्यकता है जो मेरे खेतों की रखवाली कर सके।
ठीक है, अब तो खुश? हाँ। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ और उनको भी ले आओ। परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। जाओ ले आओ। इसके बाद वो आश्रम के लिए निकल गया। आश्रम आने के बाद उसने अपनी पत्नी रमा से कहा, रमा सुनो, रहने की जगह मिल गई। अब हम लोग वहीं पर अपना घर बनाएंगे। क्या आपको घर बनाने के लिए जगह मिल गई? पर इतनी जल्दी कैसे? इसके बाद हरिया ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर रमा काफी खुश हुई। तभी वहां साधु आया और बोला, अरे वाह, तुम लौट आए हरिया, क्या बात है, कैसे हो? हाँ साधु महाराज, आपकी कृपा से मुझे घर बनाने की जगह मिल गई है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेने आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम इन्हें ले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो बच्चे, सदा सुखी रहो, जाओ। इसके बाद हरिया अपनी बच्ची और पत्नी को लेकर उसी राज्य में आ गया। राज्य में आने के बाद हरिया उन्हें मुखिया के घर ले गया। मुखिया ने जब हरिया के परिवार को देखा तो कहा, जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता तुम मेरे घर पर रहो। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और फिर वो मेहनत करने लगा। समय के साथ उसका घर बनकर तैयार हुआ, जिसे देखकर हरिया और उसकी पत्नी और बेटी काफी ज्यादा खुश थे। आखिरकार पिताजी ने नया घर बना ही लिया। अब हम लोग इसी में रहेंगे ना माँ? हाँ, अब हम लोग इसी में रहेंगे। पर हमारा घर कोई छीन तो नहीं लेगा ना पहले की तरह? अरे नहीं बच्चे, बेटा अब कोई हमारा घर नहीं छीनेगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, जिससे अब तुम्हें दुख भरे दिन ना देखने पड़े और ना ही अब हमारी इस तरह अगली बार की सर्दियां गुजरेंगी। अब हम रहेंगे हमेशा खुश, है ना? ये सुनकर पिंकी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं हरिया अपने परिवार के साथ रहने लगा और अब वो बहुत ज्यादा खुश था। न कोई जमीन, न कोई दुकान, न कोई पक्का घर। बस उसके पास था उसका ईमान, उसकी मेहनत और उसका परिवार। रघु की पत्नी का नाम था सरोज। सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन दिल से बहुत मजबूत और समझदार औरत। उनकी एक बेटी थी पिंकी, जिसकी उम्र करीब 7 साल थी। तीनों का पूरा संसार वही छोटी सी झोपड़ी थी। उस दिन की सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। ऐसी ठंड की सांस लेते ही सीने में चुभन हो रही थी। रघु फटे हुए गमछे को कसकर अपने गले में लपेटते हुए उठा। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। सरोज चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं थी, बस राख पड़ी थी। रघु ने धीरे से कहा, सरोज, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। रास्ता भी लंबा है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा कारखाने तक। हाँ, ठंड तो है जी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। घर बैठे पेट नहीं भरता। अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला है। रघु ने एक गहरी सांस ली। पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, सरोज, आज अगर कुछ बनाना हो तो जो बचा खुचा हो वही बना लेना। आज जेब में एक भी पैसा नहीं है। सरोज ने पिंकी की तरफ देखा, जो कोने में बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज में हिम्मत रखते हुए बोली, आप चिंता मत करिए जी, जो होगा देख लेंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए
और जल्दी लौट आइए, आज सर्दी बहुत है। रघु अपनी बेटी पिंकी के पास गया, पिंकी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, जल्दी लौट आऊंगा बेटा, फिर हम पेट भरकर खाना खाएंगे।